दोस्तों नमस्कार। बहुत ही महंगा चुनाव है ये महाराष्ट्र का चुनाव। कल्पना कर सकते हैं कि हर सीट की कीमत 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी। क्या वाकई ये कल्पना की जा सकती है कि इस बार जितने भी उम्मीदवार मैदान में हैं सभी ये मानकर चल रहे हैं कि यह चुनाव या तो उनके लिए आने वाले वक्त में एक नया रास्ता खोल देगा या फिर यह चुनाव उनके अस्तित्व की लड़ाई का सवाल है और ये आखिरी चुनाव साबित ना हो जाए। महाराष्ट्र की राजनीति बरसों बरस से चलती चली आ रही है। सही मायने में कहें तो 1950 के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी अलग अलग राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल को छोड़कर निकल कर आए उसमें शिवसेना ही एकमात्र पार्टी रही जो बनी और चलती चली गई और फिर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ उनका गठबंधन भी हुआ। लेकिन पहली बार सवाल उस शिवसेना का भी है। कौन सी है असली शिवसेना? कौन है असली शिवसैनिक? कौन है जो हिंदुत्व के आश्रय वोट मांगेगा और कौन है शिवसैनिक जो इस दौर में सेकुलर हो चला है? जी नहीं, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र के चुनाव में जितना पैसा लगता है और खास तौर से मुंबई शहर हो, मुंबई के सब अर्बन का इलाका हो, यानी मुंबई से सटे हुए सबर्न के इलाके जो जाने जाते हैं जहां पर अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं और बसते हैं, जमीन का एक एक टुकड़ा क्या कीमत में लगाया जा सकता है सिर्फ आप सोच सकते हैं। लेकिन पहली बार महाराष्ट्र के भीतर हर दूसरी सीट पर एक बागी है और जो बागी है उसकी अपनी राजनीतिक पहचान भी कोई छोटी नहीं है। राजनीतिक तौर पर उसने बड़ी मशक्कत की या राजनीतिक तौर पर उसके परिवार ने बड़ी राजनीतिक जमीन बनाई, लेकिन इस चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि हर दूसरी सीट पर बागी है। वो बागी कांग्रेस का हो सकता है, वो बीजेपी का हो सकता है, वो एनसीपी के भीतर दोनों गुटों का हो सकता है, शिवसेना के भीतर दोनों गुटों का हो सकता है। दरअसल जैसे ही आप चुनाव के मैदान में आते हैं आपके पीछे एक पूरी की पूरी फौज खड़ी हो जाती है जो आप पर पैसा लगाती है। यह नेताओं की नगरी है, ये कहें सही मायने में लूट और वसूली का दौर है। असल में राजनीति का मतलब दरअसल हर काम में एक ऐसे लाइसेंस को पा जाना है जिसके बाद जो भी पैसा कमाना चाहता है उसके लिए रास्ता अनुकूल और सुविधाजनक वो नेता कर सकता है। यह कॉरपोरेटर से लेकर विधायक और सांसद तक की परिस्थिति महाराष्ट्र के भीतर है। तो जरा कल्पना कीजिए, पहली बार 6 राजनीतिक दल मैदान में है जिसमें से 2 राजनीतिक दल तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बारामती किसका होगा, शरद पवार का या अजीत पवार का? मुंबई किसकी होगी, उद्धव ठाकरे की या एकनाथ शिंदे की? ठाणे किसका होगा, कल्याण किसका होगा, कोंकण का इलाका किसका होगा, यहां तक कि विदर्भ भी किसका होगा? वो क्या वाकई गडकरी के हिसाब से चलता है या फिर देवेंद्र फडणवीस की दखल है या वो भी इस दौर में गायब हो गई? मराठवाड़ा किसका है? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के साथ साथ महाराष्ट्र में सिर्फ राजनीतिक जमीन नहीं चलती है बल्कि उस राजनीतिक जमीन पर धंधा करने वालों का पूरा एक बिजनेस मॉडल चलता है। और एवरेज जो हमारी टीम ने पता लगाया कि मुंबई और सबर्न के इलाके में वहां की जो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त पूरी की पूरी सीटों को लेकर अगर आप परखना चाहते हैं तो इस रूप में परखिए कि दरअसल मुंबई में 36 सीटें हैं। उनमें से जब आप हर इलाके में जाएंगे, चाहे मुंबई शहर के भीतर धारावी का इलाका हो, चाहे वडाला का इलाका हो, वर्ली का इलाका हो, माहिम का इलाका हो, बायकुला हो, कोलाबा हो, मुंबई देवी हो, मालाबार हिल हो, ये शहरी इलाके हैं। लेकिन इसके साथ साथ सब अर्बन इलाके जो हैं, जिसको दिल्ली में लोग जैसे कहते हैं एनसीआर का इलाका, वैसे ही सब अर्बन का इलाका, चाहे वो अंधेरी का इलाका हो, विले पार्ले हो, घाटकोपर, चेंबूर, कुर्ला, कालिना, बांद्रा, ये सब क्या है, दहिसर, बोरीवली, मुलुंड, विक्रोली, मांडुप, जोगेश्वरी, वारसोवा, इनके नाम का जिक्र आज क्यों लेना पड़ रहा है? उम्मीदवारों के आश्रय नहीं ले रहे हैं। इन तमाम जगहों पर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी है और पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 150 से ज्यादा यानी 288 सीटें हैं, लेकिन 150 से ज्यादा उम्मीदवार वैसे मैदान में हैं जो कल तक अपनी राजनीति अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कर रहे थे, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय मैदान में है। यानी एक मैसेज बहुत साफ है कि यह चुनाव आखिर
किन नेताओं के लिए आखिरी चुनाव साबित हो सकता है, उससे बड़ा सवाल यह उभर कर आ गया है कि अब वाकई यह चुनाव बड़े बड़े राजनीतिक दलों के और खास तौर से ठाकरे परिवार तक के लिए आखिरी चुनाव तो नहीं होगा। यह सवाल भी इसलिए है क्योंकि क्या आदित्य ठाकरे इस बार चुनाव जीत जाएंगे? मिलिंद देवड़ा उनके खिलाफ खड़े हैं। मिलिंद देवड़ा के पक्ष में एक वक्त मुकेश अंबानी तक रहे हैं, कांग्रेस के लाडले रहे हैं। वर्ली से आदित्य के खिलाफ मिलिंद देवड़ा हैं, और वहां के जो मेट्रो के प्रोजेक्ट हो, वहां मां लक्ष्मी रेस कोर्स के जो प्रोजेक्ट हो, कितना हजारों करोड़ का मामला उसमें लगा हुआ हो, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी दर कॉन्स्टिट्यूंसी जब आप परखना शुरू कीजिएगा तो एवरेज निकल कर आता है। खास तौर से मुंबई और सबन के इलाके में एवरेज, जो न्यूनतम का एवरेज है, वो है 1000 करोड़ रुपया। ये 1000 करोड़ रुपया हर उम्मीदवार के पीछे जो कि बागी है, यानी पार्टियों से हटकर जो व्यक्ति खड़ा है, उसके पीछे जो पैसा लगेगा वो इतनी बड़ी तादाद में बहुत मिनिमम है। तो जरा सोचिए ये चुनाव किस राजनीति की दिशा में महाराष्ट्र को तय करने वाला है। पूरी शिवसेना, वो उद्धव ठाकरे की हो या एकनाथ शिंदे की हो, यह अलग मसला है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा है। लेकिन यह भी एक सच है कि शरद पवार, जिनकी राजनीति बरसों बरस की धाक के साथ बनी रही, वो पुलिस महकमा हो, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो अंडरवर्ल्ड हो, वो किसी भी माफिया के रूप में हो या फिर किसी भी सामाजिक कार्य के तौर पर जिसकी पहचान हो, शरद पवार का वर्चस्व, उनकी दखल हर क्षेत्र में रही। लेकिन पहली बार वो कब्जे की लड़ाई के दिशा में अजीत पवार या शरद पवार, इस दिशा में लड़ाई बढ़ चुकी है। यही स्थिति मुंबई, कल्याण, ठाणे और यही स्थिति कोंकण तक के बीच में आकर टिक गई है कि आखिर शिवसैनिक असल में है कौन। और इस राजनीति का कोई ओर छोर नहीं है, इसलिए क्योंकि इस चुनाव परिणाम के बाद जो इस बार चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद राजनीति पूरे महाराष्ट्र की बदल जाएगी। इतनी बड़ी तादाद में जब पैसे का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ बागियों के पीछे एवरेज 1000 करोड़ रुपए है, तो बागी दर बागी अगर देखते चले जाइएगा, बोरीवली में गोपाल शेट्टी खड़े होते हैं जो बीजेपी के हैं, तो बीजेपी में भी बागी है। उमरेठ में राजू पारडे खड़े होते हैं जो शिवसेना शिंदे के हैं, वह भी बागी हैं। अंधेरी पूर्व में एक वक्त इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पहचान थी और उनकी पत्नी स्वीकृति शर्मा इंडिपेंडेंट की लड़ाई में सामने आकर खड़ी हो गई है। चिंचवाड़ के दौर में नाना काटे जो कि एनसीपी से जुड़े हुए हैं, वह भी चुनाव मैदान में है, इंडिपेंडेंट। माना खुर्द में शिवाजी नगर जो कि नवाब मलिक सामने आए हैं और एनसीपी की टिकट यानी अजीत पवार के टिकट पर हैं, उनके खिलाफ बीजेपी के ही लोग हैं। और खुलकर कहने से कह नहीं रहे हैं कि दरअसल इनके ताल्लुकात दाऊद इब्राहिम के साथ रहे हैं। सवाल तो यह भी है कि महाराष्ट्र की राजनीति में वोरा कमेटी की रिपोर्ट ने तो शरद पवार पर भी उस दौर में उंगली उठाई थी और उस दौर के बाद भी राजनीति शरद पवार ने ही संभाली। 93 सीरियल ब्लास्ट, उन परिस्थितियों से जब आप गुजरना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है राजनीतिक तौर पर आपको बार बार दो ही मैसेज आए। महाराष्ट्र की राजनीति एक ऐसे पैसे के ढेर पर खड़ी रहती है और चलती है जो कि सत्ता में आने के बाद एक पूंजी को बनाते चले जाता है। और आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले को अगर आप देखिएगा तो कोई कहने से चूकता नहीं, उसने अंधेरी को बेच दिया, उसने बांद्रा की समूची जमीन को हड़प लिया, उसने मानखुर्द के इलाके में देखिए क्या कर डाला है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो बतलाती है कि किस तरीके से महाराष्ट्र के ये चुनाव एक उस दिशा में बढ़ चुके हैं जहां नेता और पॉलिटिकल पार्टीज के भी अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है। और इस सवाल की नब्ज में सीधा सवाल यही है कि पार्टी के खिलाफ पार्टी है, अपने ही सहयोगी पार्टी के खिलाफ भी पार्टी है और अपने ही चचा भतीजे की लड़ाई भी खुलकर हो रही है। और इन परिस्थिति में कौन किसे कैसे साधेगा यह तो दूर की गोटी है। एक एक हिस्से को आइए जरा परखना शुरू करें, लेकिन उससे पहले सुनना चाहिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी देवेंद्र फडणवीस जब ये कहते हैं दिवाली बीतने दीजिए बता देंगे, दरअसल दाऊद के साथ संबंध किसके हैं और दाऊद के साथ जिसके संबंध का जिक्र कर रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के साथ है।
नवाब मलिक मानखुर शिवाजी नगर से उम्मीदवार हैं। वहां की कई बस्तियों को उन्होंने बसाया है और जब उन पर ईडी का छापा पड़ रहा था तो बस्तियां दर बस्तियां और जमीन दर जमीन वो दस्तावेजों को सामने लाया गया। लेकिन अगला सवाल कोई भी पूछ सकता है, ये वही बीजेपी है जिसने उन्हें जेल में डाला? ये वही बीजेपी है जिन्होंने उनको जमानत दिला दी? ये वही बीजेपी है जो दाऊद के साथ संबंध जोड़ती है? ये वही बीजेपी है जो उन्हें संबंधों को पुख्ता तौर पर सबूत के तौर पर सत्ता में रहते हुए पेश कर नहीं पाती है? तो चुनाव का वक्त है। दरअसल ये पूरा खेल पैसे का है, लेकिन इस आवाज को सुनना चाहिए। इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। यह सियासत का एक चेहरा भर है, क्योंकि जितनी बड़ी पूंजी, जितना बड़ा पैसा, जितना बड़ा माफिया, जितनी बड़ी वसूली, जितना बड़ा लूटपाट की परिस्थितियां महाराष्ट्र की राजनीति में सीट दर सीट चलती चली जाएगी, उसमें सवाल सिर्फ यही रहता है कि एक बार चुनाव जीत तो जाए। नागपुर से लगा हुआ है काटोल का इलाका और काटोल में एक वक्त अनिल देशमुख जीते थे। अनिल देशमुख एनसीपी के एक वक्त गृह राज्य मंत्री वहां पर थे, गृह मंत्री के तौर पर महाराष्ट्र के, लेकिन उन्हें जेल में डाला गया। ईडी ने उनके खिलाफ केस चलाया क्योंकि जो चाहते थे सत्ताधारी या बीजेपी जो चाहती थी वो उन्होंने नहीं किया, जो बाद में निकलकर उन्होंने बताया। उसी काटोल सीट पर वो चूंकि एमएलए हैं, शरद पवार के साथ चले गए, तो यहां अजीत पवार ने अपना दावा ठोक दिया। नरेश अरसड़े उनको टिकट दे दिया। बीजेपी ने कहा जी नहीं, नागपुर से सटे काटोल की अहमियत हम समझते हैं, तो उन्होंने चरण सिंह ठाकुर को टिकट दे दिया। दोनों आमने सामने खड़े हैं। ऐसी ही परिस्थिति अलग अलग जगहों पर, पंढरपुर में एनसीपी के अनिल सावंत जो शरद पवार की पार्टी के हैं और कांग्रेस ने भागीरथ झालके, दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। परंडा में जो रंजीत पाटिल है उद्धव ठाकरे की शिवसेना के, वो तो सामने अजीत पवार, सामने शरद पवार की एनसीपी के राहुल मोटे आकर खड़े हो गए। सोलापुर दक्षिण का इलाका उद्धव ठाकरे की पार्टी अमर पाटिल को लेती है, तो कांग्रेस के उम्मीदवार जिन्हें वो टिकट देना चाहती थी, टिकट नहीं मिलता है, तो इंडिपेंडेंट दिलीप माने आकर खड़े हो जाते हैं। ये सब क्यों खड़े हैं? आखिर वहां की गणित क्या पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से चलती है या उम्मीदवार के हिसाब से चलती है? तो एक चीज और समझिए, राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र के जिस इलाके का जो विधायक होता है उस इलाके में उसी की चलती है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो। और महाराष्ट्र बिजनेस मॉडल के एक ऐसे पॉलिटिकल चेहरे पर टिका हुआ है जिसमें इतना पैसा अलग अलग जगहों पर मौजूद है। मुंबई और सबर्बन का इलाका तो अपनी जगह है, लेकिन उससे सटा हुआ वेस्टर्न महाराष्ट्र का इलाका जहां पर शरद पवार की तूती बोलती है, उस इलाके में बारामती भी आता है। बारामती पर कब्जा किसका होगा ये बताना होगा। एक तरफ चचा भतीजे की लड़ाई, दूसरी तरफ अपने ही परिवार से दूसरे को उठाकर सामने रख दिया कि अब तुम अपने चचा को हराओ, यानी तीन पीढ़ियां आमने सामने खड़ी है। वेस्टर्न महाराष्ट्र की 70 सीटों में से 38 सीटों पर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी है। विदर्भ में 62 में से लगभग 27 जगहों पर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी है। मराठवाड़ा की 46 में से 26 सीटों पर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी है। ठाणे और कोकण के इलाके में जहां 39 सीट है, यहां पर तो सबसे ज्यादा फीसदी के लिहाज से लगभग 29 सीटों पर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी है। मुंबई की 36 सीटों में से 27 सीटों पर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी है। नॉर्थ महाराष्ट्र की 35 सीटों में से लगभग 18 सीटों पर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी है, यानी 150 से ज्यादा हर दूसरी सीट पर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी। और उस बागी को जिताने का काम उस इलाके के वो प्रभावी तबका कर रहा है जो जान चुका है कि दरअसल बीजेपी से अब कोई काम निकलेगा नहीं, एकनाथ शिंदे से कोई काम निकलेगा नहीं। एकनाथ शिंदे भी बीजेपी के इशारे पर रहेंगे, क्योंकि इस दौर में बीजेपी जिस लड़ाई को लड़ रही है उसने 152 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और उसका मानना बहुत साफ है